सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्न को करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें ज़रूर देखें और खुद की कमी को एनालाइज करें कि कहाँ पर आपकी कमी है, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपनी कमी के बारे में पता चलेगा। अभी टाइम ये है कि हमें जितने ज़्यादा प्रश्न, अब ये टॉपिक पढ़ने का तो वो नहीं है ना, अब हमें जितना है कि कितने ज़्यादा हमें प्रश्न मिल सके, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रश्न को करेंगे हमें पता चलते रहेगा कि हाँ इसके लिए हम श्योर हैं, हाँ ये हमें आता है। भले ही आपको यहाँ पे लगेगा कि ये तो प्रश्न ईजी है, हम कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस के लिए इन्हें देखिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही हमें डाउट होता है और एग्ज़ाम टाइम पर हम उन्हें ही गलत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो हम अपने मित्रों और बंधुजनों को लिखते हैं वो पत्र किस प्रकार का माना जाता है। ठीक है, पहला दे रखा है कार्यालयी पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र और चौथा है औपचारिक पत्र। तो ऐसे पत्रों को हम क्या बोलते हैं, इसका सही जवाब है हमारा बी, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। ठीक है, जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध है, जैसे हमने अपने मित्रों को लिखा, किसी रिश्तेदारों को लिखा, उनको लिखा। ठीक है, तो हमारा उनके साथ क्या है, संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। ठीक है, उनसे हम क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें उसे क्या बोलते हैं हम, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, और औपचारिक पत्र में क्या होता है, जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता, जैसे सरकारी कामकाज वाले। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। अगला है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर आपको बताना है नमकीन में कौन सा प्रत्यय लगा है। पहला दे रखा है ई, दूसरा है नौ, तीसरा है इन, चौथा है खीन। तो नमकीन में कौन सा प्रत्यय, इसका सही जवाब है हमारा सी, इन प्रत्यय नमकीन में लगा हुआ है। अगला है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है। यहाँ पर आपको बताना है घड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। पहला दे रखा है घोटक, दूसरा है घर, तीसरा है घटिका, चौथा है धन। तो घड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, यानी संस्कृत का रूप। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसका सही जवाब है हमारा बी, घट। घड़ा का तत्सम होता है घट। ऐसे छोटे छोटे इनको देख लीजिए। ठीक है, ये हमें लगता है कि हाँ ये घड़ा इसे हम पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये घड़ा का क्या होता है, घट। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगला है हमारा, जानकी मंगल के कवि कौन है। यहाँ पर आपको एक रचना दे रखी है, बताने कि इनके कवि कौन है। पहला दे रखा है कबीरदास, दूसरा है मीरा, तीसरा तुलसीदास और चौथा है सूरदास। तो जानकी मंगल के कवि कौन है, इसका सही जवाब है हमारा सी, तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी जो जानकी मंगल के कवि हैं। इनके और कौन कौन सी है फेमस, पार्वती मंगल। ठीक है, पार्वती मंगल हो गई, और दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामलला, नहचू। ठीक है, ये इनकी क्या है, फेमस है। ठीक है, तो इनकी ये रचनाएं हैं, किसकी हैं, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला है, संपादक किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि संपादक किसे कहते हैं। पहला दे रखा है समाचार को एकत्रित करने वाला, दूसरा है प्रकाशक, तीसरा है मुद्रक, चौथा है त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। तो संपादक किसे कहते हैं हम, इसका सही जवाब है हमारा डी, संपादक होता है त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, उसको हम बोलते हैं संपादक। अगला है, सूरज पूरब में उगता है में यह किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि सूरज पूरब में उगता है, ये कैसा वाक्य है। पहला दे रखा है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है संकेतवाचक वाक्य या चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो सूरज पूरब में उगता है किस प्रकार का वाक्य है, इसका सही जवाब है हमारा ए, विधानवाचक वाक्य। ठीक है, और विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, क्रिया के करने या होने की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सूरज पूरब में उगता है, तो ये होता ही है ना, तो सूरज हमारा पूरब से ही तो उगता है ना, तो क्या है, क्रिया के होने या करने की का पता चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य। अगला है, एक कहानी यह भी के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है। पहला दे रखा है शिवानी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है मन्नू भंडारी, चौथा है प्रेमचंद्र। ठीक है, तो एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, इसका सही जवाब है हमारा सी, मन्नू भंडारी जी एक कहानी यह भी के रचनाकार हैं। अगला है, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। आपको बताना है भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। पहला दे रखा है उर्दू,
दूसरा है हिंदी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है संस्कृत। तो भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? इसका सही जवाब है हमारा ए बी हिंदी। हिंदी है भारत संघ की राजभाषा। अगला है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पर आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ठीक है, पहला दे रखा है मंगलेश डबराल, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है राजेश जोशी। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? इसका सही जवाब है हमारा ए मंगलेश डबराल की। जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियाँ हैं मंगलेश डबराल जी को। ठीक है, और मंगलेश डबराल जी के बारे में ये जान लीजिए, इनको 2000 में, ठीक है, सन 2000 में इन्हें हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हम जो देखते हैं इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 2000 में। अगला है उदो तुम हो अति भड़भागी। यह पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पर आपको बताना है ये पंक्ति किस कवि की है। पहला दे रखा है रसखान, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है कबीरदास, चौथा है सूरदास। तो उदो तुम हो अति भड़भागी ये पंक्ति किस कवि की है? इसका सही जवाब है हमारा डी सूरदास की। ठीक है, डी सूरदास की है ये पंक्ति। अगला है यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे हैं। आपको बताना यूनिकोड फॉन्ट के क्या फ़ायदे हैं। पहला दे रखा है मानक कुंजी पटल में टंकर, दूसरा है सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, तीसरा है ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे क्या हैं? इसका सही जवाब है हमारा डी ये तीनों मानक कुंजी पटल में टंकर, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा। तो ये तीनों क्या हैं? यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे हैं। अगला है इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? यहाँ पर आपको बताना है सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। पहला दे रखा है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अपभ्रंश और चौथा है पंजाबी। तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी है हमारी? इसका सही जवाब है हमारा डी संस्कृत। ठीक है, जो तो है वो भी सब संस्कृत में होती है ना। पहले भाषा कौन सी है? सबसे संस्कृत। तो इसका सही जवाब है बी। अगला है भक्तिन के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आपको बताना है भक्तिन के रचनाकार कौन है। पहला दे रखा है महादेवी वर्मा, दूसरा है शिवानी, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो भक्तिन के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है हमारा ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो भक्तिन की रचनाकार है और इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में यूपी के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका सन याद कर लीजिए कब हुआ था इनका जन्म? 1907 में। अगला और लास्ट है हमारा संचार में शोर का मतलब क्या है? आपको बताना है संचार में शोर का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला दे रखा है संचार प्रक्रिया में तेजी, संचार नहीं कर पाना, तीसरा है संचार प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला फूट और चौथा है संचार प्रक्रिया में बाधा। तो संचार में शोर का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा डी संचार प्रक्रिया में बाधा। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन उसमें क्या है? शोर हो रहा है तो क्या हमारा संचार में उसमें क्या आएगी? बाधा आएगी। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है? संचार प्रक्रिया में बाधा। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।